Hello students, in this video we will discuss about animal kingdom. This is chapter number 4 in your NCERT. देखिए animal kingdom is the fifth kingdom according to R.H. Whitaker classification. Let me recall you that R.H. Whitaker was the scientist who have classified all the living organisms into 5 different kingdoms. First one was Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. सो ये 5 किंगडम्स थे जिसमें R.H. विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था. फर्स्ट वन वाज मोनेरा. मोनेरा में उसने सभी बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया था. उसके बाद प्रोटिस्टा में उसने डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड अमीबा इन सबको इंक्लूड किया था. फंजाई के अंदर फंगस को, देन प्लांटी में प्लांट्स को, एंड एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट टू द you can say the giant animal like elephant, they all are included. Whale, shark, they all are included into Animalia kingdom. So as you all know that animal kingdom जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट किंगडम है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इसी डाइवर्सिटी को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले बात आती है कि एनिमल किंगडम में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया और क्यों रखा गया, क्या उसका बेसिस था, कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर रखेंगे, इस किंगडम के अंदर इंक्लूड करेंगे. सो पहले वही बेसिक फीचर्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स से क्या समझते हैं कि भाई उनके न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होगा. दूसरा, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और वो पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं. उसके बाद है मल्टी सेलुलर होंगे. ये मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि उनकी जो बॉडी है वो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ये हेट्रोट्रॉपिक होंगे. हेट्रोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और एनी अदर एनिमल्स. सो उसको हम हेट्रोट्रॉपिक कहेंगे. मोस्टली ये मोबाइल होते हैं. मोबाइल मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जितने भी एनिमल्स जो आप देखते हो वो सभी के सभी मूवमेंट करने में कैपेबल होते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू. सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होगी. सेल वॉल जो है मैं बता दूं आपको कि प्लांट का बेसिक फीचर होती है, वो प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है. एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी. ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है. डाइवर्स मीन्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्पीशीज आज तक हम इसकी डिस्कवर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वास्ट ग्रुप है ये. एनिमल किंगडम को फर्दर 10 फाइलम के अंदर डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ये जो भी 10 फाइलम है, इन 10 फाइलम के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में डिस्कस करना है. क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, हर एक फाइलम के क्या क्या फीचर्स होंगे और किन किन ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर रखा गया है. तो इन सबको हमें डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में. ये अभी तक आपका ओवरव्यू था कि एनिमल किंगडम क्या होता है, क्या उसके बेसिक फीचर हैं. अब नेक्स्ट जो हम इसमें कवर करेंगे वो करेंगे कि इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि किस बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को इस कैटेगरी में रखा है, किस बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया है, किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया है. लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है. देखिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई इसलिए किया जाता है ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें. जैसे मान लो अगर एक स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर हम लोग एक कैटेगरी बना दे, पहले बना दी हमने नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो अगर उनके फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना होगा तो हमें काफ़ी इजी हो जाएगा दैट ये सभी गर्ल्स हैं, ये सभी बॉयज़ हैं. दूसरा कि भाई किस 70% मार्क्स वालों को एक कैटेगरी में डाल दिया, 80% मार्क्स वालों को दूसरी में डाल दिया, 90% वालों को तीसरी में डाल दिया. तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इजीली उनके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं. सो वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नंबर में होते हैं, तो उनके भी क्लासिफिकेशन करनी ज़रूरी है ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उनको ईजिली स्टडी कर सकें. दूसरा, इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करता है ये. जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं, हमारा जब स्टडी हुआ तो हम पता चला कि दैट ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज. क्यों? क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक थे, कहीं ना कहीं उनके फीचर्स आपस में मैच हो रहे थे
और वहाँ से हमें आइडिया मिला हमारे इवोल्यूशन का। तो इसी वजह से क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किस लेवल की बनी हुई है। लेवल मीन्स कि भाई वो सेलुलर लेवल पे काम कर रही है या टिश्यू लेवल पे काम कर रही है, ऑर्गन लेवल पे काम कर रही है, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे काम कर रही है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर सेल, एक सिंगल सेल ही अपने आप में पूरी बॉडी का काम करता है, और कुछ में टिश्यू के लेवल पे करेगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इनको क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। यहाँ पे जो भी एनिमल होगा उसकी बॉडी क्लस्टर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है, और वो जो सेल्स होंगे वो अपने आप में एक पूरी बॉडी का काम करेंगे। जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे उसमें एक्सक्रीशन हो, उसमें डाइजेशन हो, उसमें रेस्पिरेशन हो, तो एक वो जो सेल होगा वही से सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। दूसरा, इसमें जो काम है वो पर्टिकुलरली डिवाइडेड होता है, थोड़ा बहुत डिवाइडेड होगा, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर सेल कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेल होगा वो अपने आप में ही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिवीजन होता है, अदरवाइज एक सिंगल सेल ही अपने पूरी की पूरी बॉडी को जो है संभालेगा। इसमें जो टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। एंड इसके अंदर होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका पॉरीफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं हम। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये एक तरह के सेल्स हैं सारे, ये दूसरे तरह के सेल्स हैं। ये हो सकता है रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करें, और ये हो सकता है कि एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करें। तो यहाँ पे इनके जो फंक्शंस होते हैं वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, और ये टिश्यू के लेवल पे फिर काम करना शुरू कर देंगे। इसमें ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, और ये पाया जाता है सिलेंट्रेट्स के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल में क्या होगा? अब यहाँ पे जो ये टिश्यूज हैं इनका भी ग्रुपिज्म हो जाएगा। ये भी एक ग्रुप पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा ग्रुप का फॉर्मेशन कर देंगे, और उनको फिर हम इकट्ठा करके बोल देते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में कौन कौन से हो सकते हैं? आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन हो सकते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन में जैसे इंटेस्टाइन है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, बकल कैविटी, दे ऑल आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ये फिर अपना और मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारी जो बकल कैविटी है उसके अंदर फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। ईसोफेगस में मूवमेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो इस तरह से ज्यादा स्पेशलाइज्ड फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, और ये पाया जाता है मेनली प्लेटीहेलमिन्थेस में। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलजुल के काम करेंगे, उनकी ग्रुपिज्म हो जाएगी। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सब के सब क्या है? इनके अंदर वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स। जैसे उसमें लीवर भी इंक्लूडेड होगा, उसमें पेनक्रियाज भी इंक्लूडेड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, और स्टमक होगा, ईसोफेगस होगा, बकल कैविटी होगी। तो ये सब क्या है? कंप्लीटली कंबाइन करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के लेवल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, दूसरे जो फाइलम है, उनको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि ऑर्गन सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा है, तो ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखी है। उसमें कैसे होगा? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो तरह का होता है, कि मान लो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट है, बट वो फंक्शन जो है सब में एक तरह से नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इनकम्प्लीट डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? एक सिंगल ओपनिंग होती है इसमें। ठीक है, और वो जो सिंगल ओपनिंग है उसमें फूड का इंजेशन भी होता है और फूड का इजेशन भी होता है। इंजेशन का मतलब होगा फूड का इनटेक, एंड इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ फूड। ठीक
ठीक, तो यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होगी, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, दो ओपनिंग होती है जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक ओपनिंग होगी फूड के इंजेशन के लिए और एक ओपनिंग होगी फूड के इजेशन के लिए, ठीक है। और इसमें आप सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसके काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब ये भी दो तरह का होगा, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होगा, ब्लड इज पंप्ड थ्रू द हार्ट थ्रू वेरियस बॉडी कैविटीज। नॉर्मली आपने देखा है कि जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स में से फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बॉडी कैविटीज में से ही वो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोलिम्फ, जैसे मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स में कौन से आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर वो बॉडी कैविटी में से ही उनका ब्लड फ्लो करता है, कोई आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा है क्लोज्ड। क्लोज में क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज में से फ्लो करेगा, और जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उससे इसको अलग रखा जाएगा, कोई इंटरमिक्सिंग इनकी नहीं होती है। एंड हार्ट विल पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकल कब बोलते हैं, जब उसको अगर हम डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में, ठीक। तो अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं होता है तो उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। अब देखो, सिमेट्री की बेसिस पे हमने इसकी तीन कैटेगरी बनाई हुई है। फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी को अगर हम कहीं से भी कट ऑफ कर लो, चाहे बीच में से कट करो, साइड में से करो, कहीं से भी डिवाइड करो उसको, वो इक्वली डिवाइड नहीं होती है, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, अमीबा का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो अमीबा का की जो शेप है वो इरेगुलर होती है, उसको आप कहीं से भी डिवाइड कर लो, उसको कहीं से भी कट कर लो, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। और अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो इसमें आते हैं आपके स्पॉन्जेस, दे ऑल आर एसिमेट्रिकल। इनकी बॉडी को अगर मैं कहीं से भी डिवाइड करूं, ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस से, जैसे ये एक्सिस है यहाँ का और एक ये एक्सिस है, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करती हूँ तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ये स्टार थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है, अदरवाइज ये सभी इक्वल होंगे। और अगर मैं इसको बीच में से ऐसे डिवाइड करती हूँ किसी भी एक्सिस से, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो जिनके अंदर ये सिमेट्री होती है उनको कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल होते हैं सिलेंट्रेट्स, उसके अलावा एनालिड्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स। तो ये सब फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब फॉलो करते हैं रेडियल सिमेट्री को। नेक्स्ट आती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, अगर उसकी जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, अगर बॉडी को हम बीच में से डिवाइड करते हैं तो उनकी बॉडी इक्वल लेफ्ट एंड इक्वल राइट में डिवाइड होती है। मीन्स दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट। जिसके अंदर लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बाई से आया है दो, ठीक। तो दो पार्ट में जो डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट, उसको बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। और ये किस में पाई जाती है, एनालिड्स में एंड आर्थ्रोपोड्स में, इनके अंदर ये सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इसमें हम इंक्लूड करते हैं जर्म लेयर्स को। जर्म लेयर्स कब प्रेजेंट होते हैं, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिसके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में इंक्लूडेड होते हैं सिलेंट्रेट्स। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये पाया गया है कि जो मेसोडर्म है, यहाँ जैसे आप मैंने दिखा रखा है ये एब्सेंट है, लेकिन कुछ में क्या होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड कोई लेयर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और उसको हम बोल देंगे मेसोग्लिया, ठीक है। वो एग्जैक्टली मेसोडर्म नहीं होती है, बट उसकी जगह पे कोई एक अनडिफाइंड लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज मेसोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके
ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज सिलोम। सिलोम में हम पढ़ते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। अब ये जो बॉडी कैविटी है ये हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी हम इंक्लूड करेंगे तीनों जर्म लेयर को, और उसमें जो स्पेस प्रेजेंट होगा स्पेशली एट द प्लेस ऑफ मीजोडर्म उसको हम बोल देते हैं कैविटी, बॉडी कैविटी। देखो जैसे जो इसको मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। सिलोमेट में क्या होगा, जिसमें सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होगी। जैसे ये है आपकी एक्टोडर्म, ये है आपकी एंडोडर्म, ये है आपकी मीजोडर्म। तो यहाँ पे सिलोमिक कैविटी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है, दिस वाइट कलर, ये है सिलोमिक कैविटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट कहते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग मेनली एनालिड्स को। एनालिड्स होते हैं, इसमें होते हैं मोलस्कस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं। अगर स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेसोडर्म है ये पैचेस में प्रेजेंट होगी, और इसके बीच में जो ये स्पेस है थोड़ा बहुत, इसमें आपकी सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये क्या है, फॉल्स कैविटी है, इसलिए इसको नाम दे दिया स्यूडोसिलोमेट का। अब जो स्यूडोसिलोमेट है ये प्रेजेंट होती है एस्क्लेहेलमिन्थेस में। एस्क्लेहेलमिन्थेस में होती है ये। अब एसिलोमेट में क्या होगा, यहाँ पे देखो मेसोडर्म कंप्लीटली प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, और इनको हम बोलते हैं एसिलोमेट। और यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस, इनमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मीन्स द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स और वेरियस डिफरेंट पार्ट्स, उसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। जैसे अर्थवॉर्म एक कॉमन एग्जाम्पल है ये, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग पे आप देखते हो कि उसकी बॉडी वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है इस तरीके से, तो वो क्या है, सेगमेंटेड है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसका डिवीजन होगा उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। ये मेनली पाया जाता है एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स में हम मेनली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और जो इंसेक्ट होंगे उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, जैसे उनका हेड होगा, देन थोड़े से कैविटी होती है, ठीक। तो इस तरीके से वो उनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होगी, तो ये सब क्या होंगे, सेगमेंटेड होंगे। नेक्स्ट आता है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, देखो नोटोकॉर्ड जो है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है, फॉर्मेशन होता है उसका। कहाँ पे, डोर्सल साइड पे। डोर्सल साइड क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म का ऊपरी हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। तो ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। अब इसको और बेटर वे में समझो, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उसका क्या काम होगा, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक, और दूसरा हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना। तो वैसे ही जो ये नोटोकॉर्ड है उसका भी सेम यही फंक्शन होता है, बट ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होती, ठीक है। अगर ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। अगर ये जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही हो और ये सपोर्ट ही प्रोवाइड करे तो ये क्या हो जाएगी, नोटोकॉर्ड हो जाएगी, ठीक। अब नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, और नॉन कॉर्डेट्स कौन से होंगे, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये सब इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। थैंक यू।